राजगढ़ नामक गांव में धर्मीलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, अमित और विवेक। धर्मीलाल मेहनती और ईमानदार किसान था, मगर उसके दोनों बेटे आलसी, निकम्मे और जिम्मेदारी से दूर भागने वाले थे। हे भगवान, कैसी संतानें दी हैं तूने। धर्मीलाल अक्सर खुद से बड़बड़ाया करता। हर दिन वह खेतों में पसीना बहाता, जबकि उसके बेटे घर पर सोते रहते या गांव में यूं ही घूमते। अरे कभी तो मेरे साथ खेतों पर चलो और मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर लिया है तूने जो तू थक गया है? अरे पिताजी, कई घंटों से बैठे बैठे थक गया हूं, अब सोने दीजिए मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। और तू विवेक, तू तो चल, खेत पर बहुत काम है। नहीं पिताजी, बाहर बहुत ज़्यादा ही धूप है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोए रहो घर में, मैं ही जाता हूं खेत पर काम करने। धर्मीलाल कड़ी धूप में अकेले ही खेत पर काम कर रहा था। तभी वहां नरेंद्र नाम का एक आदमी आता है। धर्मीलाल जी, इस कड़ी धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? वैसे भी आपकी उम्र नहीं इतनी धूप में काम करने की। क्या बोलूं नरेंद्र, दोनों बेटे एक नहीं सुनते। जब भी काम करने को बोलता हूं मना कर देते हैं। अब किसी न किसी को तो काम करना ही होगा, तभी तो 2 वक्त का भोजन नसीब होगा। ये तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरह धर्मीलाल पर दया करके सभी उसकी मदद कर दिया करते थे, मगर उसके दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद धर्मीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। अब खेत जाना मुश्किल हो गया था। चिंता उसकी आंखों में साफ झलकती थी। बेटा अमित और विवेक, तुम दोनों मेरे पास आओ। लगता है अब मेरा समय पूरा हो रहा है। एक विनती है, मेरे जाने के बाद खेत और घर की जिम्मेदारी संभाल लेना। ऐसा मत कहिए पिताजी। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? कुछ ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, विवेक सही कह रहा है। जल्द ही धर्मीलाल का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि एक सुबह वो नहीं रहा। बेटों ने अंतिम संस्कार किया, फिर पहले की तरह आलस्य में लौट आए। घर के बचे हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अरे विवेक, अब तो पैसे भी बचे नहीं, आगे हमारा काम कैसे चलेगा? पता नहीं, हम कोई ना कोई उपाय तो खोज ही लेंगे, लेकिन खेत पर काम करने नहीं जाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है। हम काम तो नहीं कर सकते बचपन से, अब तक हमने काम नहीं किया, अब क्या काम करेंगे? गांव में रतन बाबा आते हैं। वह गांव के सभी लोगों की समस्या सुन रहे थे और उसका हल बता रहे थे। रतन बाबा के पास चलेगा क्या? सुना है वो सबकी समस्याओं का हल बता रहे हैं। अभी तो सो रहा हूँ, शाम को चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी सो लेता हूँ, शाम को ही चलेंगे। शाम को दोनों बाबा के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। बाबा, बिना मेहनत के पैसे चाहिए, कोई उपाय बताइए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों कल मेरे पास आओ, मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। जी ठीक है। जैसा आप कहें। दोनों वापस घर आ जाते हैं। बाबा जी जरूर हमारी समस्या का हल निकाल लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगले दिन अमित और विवेक वापस रत्न बाबा के पास आते हैं। बाबा जी, आपने हमारी समस्या का हल निकाला। हाँ, मैंने कुछ सोचा है। तुम दोनों अपनी जमीन के कागजों पर दस्तखत कर दो, तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे। दोनों भाइयों ने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए। अब हम अगले महीने आपके पास आते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों बहुत खुश थे। वाह अमित, बाबा जी ने तो हमारी सारी समस्या ही खत्म कर दी। हाँ, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। 1 महीना बीत जाता है। दोनों भाई बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी, हमें पैसे दे दीजिए। 1 महीना हो गया है, अब आप हमें पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे, आप भूल गए। तुम दोनों कामचोर आलसी तो हो ही, साथ ही तुम लोग मूर्ख भी हो। तुम दोनों ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी है, अब इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं। निकल जाओ यहां से। और हाँ, एक बात सुन लो, बिना मेहनत किए तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। चलो चलो, निकलो यहां से। रतन बाबा गांव के और भी लोगों को मूर्ख बनाकर भाग जाता है। विवेक, ये हमने क्या कर दिया? बहुत गलत किया हमने। अब हमारी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है।
उन दोनों की स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। पिताजी की याद में दोनों भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और बक्से में बंद उनके सभी सामान को निकाल कर देखने लगते हैं। संदूक में उन्हें एक चिट्ठी और एक पुरानी टोपी मिली। टोपी से एक चमकदार पत्थर गिरा। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, मैंने तुम दोनों से काम करवाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम लोग कभी इस बात को नहीं समझ पाए। उम्मीद करता हूं जब तुम दोनों इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तब तक तुम लोगों को काम का महत्व समझ आ गया होगा। मेरी टोपी में एक चमकीला पत्थर है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। ये अनमोल पत्थर है। इस पत्थर की कीमत बहुत ही ज्यादा है। मेरे पिताजी ने कहा था, जब भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ूं तो इसका इस्तेमाल करूं, मगर मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया जिससे मैं इसका इस्तेमाल करूं। अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। चिट्ठी पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई उस अनमोल पत्थर को सुनार के पास लेकर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। हमें इसके बदले कुछ पैसे दे दीजिए। वो पैसे हम आपको जल्दी ही लौटा देंगे और ये अनमोल पत्थर ले जाएंगे। सुनार मान जाता है और पैसे दे देता है। पैसे लेकर दोनों भाई नई जमीन खरीदते हैं और खेती शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं और साथ मिलकर बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। सभी फसलों को बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं। कुछ ही साल बाद वो सुनार को वापस पैसे देकर अनमोल पत्थर घर ले आते हैं। अमित, पिताजी जहाँ भी होंगे हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, सही कहा तुमने। विवेक और अमित बहुत मेहनत करने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। साथ ही वह एक बड़ा घर भी बना लेते हैं। रतन बाबा को पुलिस पकड़ लेती है और जितने लोगों के साथ धोखा करके उस रतन बाबा ने धन कमाया था, वह धन गांव में सभी लोगों को वापस कर दिया जाता है और साथ ही विवेक और अमित को उनकी जमीन भी वापस कर दी जाती है।